नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है मैरिटल रेप से रिलेटेड। वैवाहिक दुराचार या बलात्कार कि विवाह के बाद जो सारी संबंध बनते हैं पति पत्नी के बीच में, क्या अगर उसमें वो पत्नी का कंसेंट नहीं है तो क्या उसे दुराचार या बलात्कार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज हमारा टॉपिक यही है, इसी पे पूरा डिस्कशन होगा। तो देखिए, ये जो मैरिटल रेप या वैवाहिक दुराचार का मामला है दोस्तों, ये पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। तो उसमें यही सवाल हमेशा मतलब चर्चा में रहा कि क्या भारत में आईपीसी 375(2) जो एक अपवाद के रूप में है, मतलब कि उसको समाप्त कर देना चाहिए। अभी हम समझेंगे कि आईपीसी 375 में क्या है और 375(2) में है क्या है, तो ये चीज़ हम समझेंगे। तो हमारे सामने इसकी वजह से यही सवाल निकल के आया कि क्या मैरिटल रेप का जो खिलाफ कानून है, जो वैवाहिक बलात्कार होते हैं उनके खिलाफ भारत जैसे समाज में कानून बना देना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखिए, आईपीसी की धारा 375 जो है ये क्या कहती है। आईपीसी की धारा 375 ये कहती है कि किसी भी प्रकार का अगर इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो बलात्कार माना जाएगा। किसी भी प्रकार का, अगर उसके साथ एक ये चीज़ें जुड़ी हुई है कि अगर किसी भी प्रकार का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो गलत माना जाएगा, अगर वो जो इंटरकोर्स है एक पुरुष द्वारा महिला के साथ फोर्सफुल तरीके से किया जाता है, मतलब बिना उसकी कंसेंट किया जाता है, उसको ब्लैकमेल करके किया जाता है, उसको डरा धमका के किया जाता है, उसकी अबोधता का दुरुपयोग करके, मतलब उसको इसके विषय में जानकारी नहीं है या वो उस चीज़ से अनभिज्ञ है, मतलब कि उसको ये पता ही नहीं है चीज़ें, अगर उसका प्रयोग करके, उसका इस चीज़ का फ़ायदा उठा के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो यह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। अगर वो अज्ञान है, उस चीज़ से अज्ञानता है, उसकी जो मतलब कि अनसाउंडफुल तरीके की लड़की है कि उसको उस चीज़ का बौद्धिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर है और ये 18+ है तब भी, तो ये चीज़ें क्या कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें अगर बिना कंसेंट के की जाती हैं तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के मामले में आएगा। ठीक है, तो अगर देखिए, तो ये सारी चीज़ें रेप के दायरे में आएंगी। और आईपीसी 376 क्या कहता है, आईसीपीसी जो 375 है ये रेप को डिस्क्राइब करता है कि रेप, क्या चीज़ें रेप मानी जाएंगी, क्या चीज़ें रेप नहीं मानी जाएंगी। और ये जो आईपीसी की धारा 376 है ये क्या बताती है कि ये रेप का जो अगर क्राइम होता है तो इसकी जो पेनल्टी होगी, इसकी जो सज़ा होगी, उसके प्रावधान क्या होंगे, कितनी सज़ा होगी, उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 3, ये आईपीसी की धारा 376। तो देखिए, नॉर्मल मामले में होता क्या है कि आईपीसी 375 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है रेप मानी जाएंगी अगर बिना किसी कंसेंट के किया जाता है तो। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर उसकी कंसेंट ले ली जाती है और वो लड़की 18 से कम है तब ये रेप ही माना जाएगा। इसमें कंसेंट जैसी कोई चीज़ें मानी ही नहीं जाएगी कि आपने किसी लड़की को या किसी पुरुष द्वारा किसी लड़की को जो 18 साल से कम है उसकी मर्जी से भी अगर सेक्स किया या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो वो रेप ही माना जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें लड़की की भी मर्जी थी। तो ये 18 से कम होने पे ये लागू है, और 18 से ज़्यादा है अगर लड़की तो उसमें ये चीज़ें लागू होती हैं कि आप उसकी कंसेंट के बिना नहीं कर सकते। और कंसेंट में इस तरीके की चीज़ें आती ही नहीं है कि आप उसको डरा धमका के उसकी अज्ञानता का, उसकी अबोधता का दुरुपयोग कर लिया, वो अनसाउंडफुल है, बौद्धिक शारीरिक रूप से कमज़ोर लड़की है, तो उसका मतलब कि यूज़ करके आपने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाए। तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ऐसी आईपीसी की धारा 375 जो है इसका अपवाद आईपीसी की धारा 375(2) में दिया गया है। 375(2) कहता क्या है, अगर ये आप समझ जाएंगे तो सारा मामला आप समझ जाएंगे। 375(2) ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई भी हस्बैंड है और अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी जो है 15 से 18 साल की है, अगर वो 18 साल से कम है, 15 से 18 के बीच में है, और तो उससे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है पति, तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा। जबकि 375 में है क्या कि 18 से कम होने पर रेप माना जाएगा, और अगर शादीशुदा है तो 15 से 18 के बीच में है तो रेप माना ही नहीं जाएगा। ये यहाँ पे दिक्कत वाला मामला है कि अगर लड़की शादीशुदा हो गई तो उसकी शारीरिक क्षमता कहाँ से बढ़ गई या उसका कंसेंट कहाँ से आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे मतलब कि यही सारा डिबेट का जड़ है कि अगर शादीशुदा लड़की है, वो 18 साल से कम है, तो उसका कंसेंट हो, उसकी मर्जी हो चाहे ना हो, किसी भी तरीके से अगर पति इंटरकोर्स करता है तो वो उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये हमारी आईपीसी 375(2) में दिया हुआ है। तो अब बहुत सारे जो सामाजिक संगठन हैं ये कहते हैं कि जो अपवाद है इसको ख़त्म किया जाए।
इसको इसको चेंज किया जाए, इसके लिए कानून बनाया जाए। बहुत सारे सामाजिक संगठन ये कहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको चेंज किया जाए, इसके खिलाफ कानून बनाया जाए। उसके पीछे उनका तर्क क्या है कि लड़की तो लड़की है, वो शादीशुदा हो गई तो उसमें जो एज के हिसाब से जो कंसेंट होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, चाहे शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा ना हो। तो एक ये जो प्रगतिशील समाज है या जो नागरिक समाज है उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में इस चीज़ को चेंज किया गया, दुनिया भर में इस तरह के कानून बन चुके हैं, लेकिन भारत में इस तरह का कानून नहीं है। तो जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं कि भारत में भी इस तरीके की जो मतलब कि कानून बनाने चाहिए। तो ये एक तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, क्योंकि भारत जैसे समाज में दिक्कतें क्या हैं दोस्तों। तो दिक्कत है जैसे इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म में विवाह की जो उम्र की सीमा है वो एज के हिसाब से, मतलब कि परिपक्वता के हिसाब से, इस हिसाब से नहीं तय होती कि भाई जो एज की मतलब की सीमा है, विवाह की सीमा है वो एज से नहीं तय होती, या 18 वर्ष में या 19 साल में इस तरह की मतलब होते ही लड़की विवाह के लायक हो जाती है, इस हिसाब से नहीं तय होती। उसमें तय होती है उसकी प्यूबर्टी के हिसाब से। प्यूबर्टी का क्या मतलब है कि जब लड़की में बायोलॉजिकल चेंज दिखने लगे, उसके शरीर में उस तरह के चेंज आने लगे जो लड़कियों में आते हैं, तो वो दिखने लगे, उसका जो मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मतलब कि शुरू हो जाए, तब माना जाता है कि लड़की विवाह के लायक हो गई है। तो आप अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो वो 18 वर्ष से कम है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे 15 वर्ष से कम है, 16 वर्ष से कम है, जब एज के हिसाब से डिसाइड ही नहीं हो रहा शादी का। अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 वर्ष में चालू हो जा रहा, 13 वर्ष में चालू हो जा रहा, तब शादी कर दी जाती है। तो 13 वर्ष की उम्र में उसका कंसेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे 5 साल तक या 18 साल की उम्र तक होते, मतलब कि जब तक ना हो जाए तब तक आप कैसे कहेंगे कि उसका कंसेंट है कि नहीं है। और ये बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि कोई घर के मामले को बाहर लाता ही नहीं है, लड़कियां बता भी नहीं पाती हैं। हिंदू धर्म में बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, रियलिटी यही है। लेकिन अभी थोड़ा कम हुए हैं बाल विवाह, अब जो नए आंकड़े हैं वो बताते हैं। तो अगर बाल विवाह होते हैं तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे या कैसे कानून बनाएंगे इस पर? ये जो रियल दिक्कतें वो है ये कि कानून आप कैसे बनाएंगे जिससे ये पता चल सके कि उस लड़की का रेप मतलब कि रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। क्योंकि बाल विवाह होते हैं, बाल विवाह का मतलब है 18 से कम उम्र में विवाह। अब जो क्योंकि हमारी जो लीगल एज है वो अभी 18, लड़कों की 21 मान जाती है, लड़कों की 18 बन जाती है। इसको भी बढ़ाने की बात चल रही है, 21 करने की बात चल रही है। तो जब बाल विवाह हो जाते हैं 10 से 12 साल 15 साल की एज में ही शादी कर दी जाती है, तो आप जो मतलब कि कह रहे हैं ये जो रियल चीज़ें हैं इसको कैसे दिखाएंगे कि इसमें कंसेंट है कि नहीं है। और फिर इसके लिए अगर कानून बनाते हैं तो इतनी जो मैरिज हुई हैं उसका क्या करेंगे। तो ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं समाज में। फिर भी जो लोग कह रहे हैं कि भाई लड़की की आइडेंटिटी जो है इन सब से मुक्त होकर देखी जाए, कि पहले तो वो एक लड़की है ना, तो भले उसकी शादी अगर इस एज में हो जाती है, अगर पहले तो आप अगर रोकना है तो इस चीज़ को रोकिए, यहाँ पे इस चीज़ को रोकिए, और नहीं तो इसके खिलाफ कानून बनाइए। जो सामाजिक संगठन है उसका मामला वो कहते हैं, लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं। आप भी ये सब चीज़ें पढ़ के देख चुके हैं। तो हम देखते हैं कि जो इसमें दिक्कतें हैं वो दिक्कतें और क्या आ सकती हैं। ये इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि रेप जैसा जो मामला है एक तरीके का जघन्य अपराध है, रिप्रीहेंसिबल क्राइम है। और ये जो होता है ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब कि बहुत उस तरीके के मामले हैं कि जो रेयर हैं कि इसमें तो सज़ा होनी ही चाहिए। तो इस तरीके के मामले हैं जो समाज की पूरी अंतरात्मा को, जो कलेक्टिव कंसाइंस को चोट पहुंचाते हैं। और इसमें भारत में क्या है, भारत में कानून भी है रेप के लिए कि मैक्सिमम 12 साल तक की सज़ा हो ही जाएगी अगर आपने रेप किया है। और सीआरपीसी की धारा जो 354 है, 354 ये भी कहता है कि अगर आपने रेप के साथ हत्या भी कर दी तो उसमें आपको डेथ पेनाल्टी मतलब मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। तो हमारे सामने जो मतलब कि यही सवाल उठ के आता है कि क्या जो कठोरतम कार्रवाई है ये मैरिटल रेप के मामले में भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या मैरिटल रेप को सिद्ध किया जा सकता है भारतीय जैसे समाज में? पहली बात तो यही सबसे बड़ा हमारे प्रश्न है कि मैरिटल रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, कंसेंट है कि नहीं है। पहली बात तो यही सिद्ध करके दिखाओ, ये सबसे बड़ा सवाल है भारत में। क्या भारतीय समाज इतना परिपक्व हो गया है कि इसके लिए कानून बनाने की जरूरत? दुनिया भर में तो कानून बन गए हैं, पश्चिमी देशों की तरह कानून बनाने की ज़रूरत आन पड़ी है भारतीय समाज में, ये हमको देखना है। आगे क्या है इसमें वही चीज़ देखते हैं। एक जस्टिस हुए हैं, जस्टिस वी कृष्ण अय्यर, तो उन्होंने क्या बोला है इस चीज़ के विषय में कि एक हत्यारा जो होता है, एक हत्या और रेप के जो मामले हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो उन्होंने इस पर एक स्टेटमेंट दिया कि एक हत्यारा जो है एक व्यक्ति विशेष के शरीर की हत्या करता है, लेकिन एक बलात्कारी जो है उसके सोल, उसकी आत्मा की हत्या कर देता है, उसको निर्जीव बना देता है। जब तो इसके खिलाफ एक तरीके का एक रिप्रीहेंसिबल क्राइम है रेप, और इसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। इसके खिलाफ सज़ा बना मतलब कि कानून बनाना ही चाहिए। लेकिन वही है कि इसके कानून बना देने में कानून इस तरह के अगर बन जाते हैं तो जो व्यवहारिक दिक्कतें, एक तो वो दिक्कतें हैं जो समाज में दिक्कतें हमने देख ली हिंदू धर्म में
धर्म के हिसाब से भी दिक्कतें देख ली, लेकिन अगर कानून बन जाता है तब क्या दिक्कतें आएंगी उसके विषय में देखते हैं। देखिए, तो दिक्कतें क्या होंगी अगर कानून बना दिया जाता है। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये है, जैसे हमने अभी पढ़ लिया कि 18 वर्ष से अगर कम लड़की है तो रेप का मामला तो बनता ही है। अगर 18 से ज़्यादा भी है तो अगर वो अपने हस्बैंड के खिलाफ, अगर कोई मतलब कि वाइफ हस्बैंड के खिलाफ ये कह के थाने में पहुंच जाती है कि इसने मेरे साथ यौनाचार किया है, दुराचार किया है, तो वो जो अगर ये फॉल्स केस है तो कि हम इसको कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि उसने सही मतलब कि जो रेप के चार्ज लगाए हैं वो सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो इससे ये जो दिक्कतें आती है, तो क्या इसका हमने अध्ययन कर लिया है कानून बनाने से पहले कि अगर फॉल्स रेप केस आएंगे तो उसमें जो सज़ा होगी, जो फॉल्स रेप जिसने किया है उसको सज़ा क्या होगी। अब इस तरह के मामले आते ही जो व्यक्ति होता है वो अपनी रेपुटेशन गंवा देता है, अपनी नौकरी गंवा देता है। तो क्या इस चीज़ का हमने अध्ययन कर लिया कि फॉल्स रेप केस के जो चार्ज है वो नहीं आएंगे। कम से कम इसका अध्ययन कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों अभी भारत का जो समाज है अब इसके लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। दूसरा है कि दूसरी दिक्कतें क्या है कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, जो विवाह नामक संस्था है, सबसे बड़ा सवाल तो इसी पे खड़ा हो जाएगा कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें हमने मान लिया है कि विवाह का होना ही एक तरीके से कंसेंट है। अगर हम अपनी जो जनरेशन आगे बढ़ाते हैं तो बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के तो बढ़ती नहीं है। तो इसी को ही मान लिया, विवाह होना ही इस चीज़ की शर्त हो जाती है कि सेक्सुअल जो कंसेंट है वो मिल जाती है। तो अगर ये नहीं होगा, अगर कंसेंट पे सवाल उठेंगे और रेप के चार्जेस लगाए जाएंगे तो जो विवाह जैसी संस्था है उसी पे सवाल उठ जाएंगे। हिंदू धर्म में जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। जो ईसाई है, मुस्लिम है, उन पे क्या होता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है उनकी शादी को। तो सबसे बड़ा सवाल तो इसी मैरिज नामक इंस्टीट्यूशन पे ही खड़ा हो जाएगा। लोग शादी ही क्यों करेंगे, ये तर्क दिया जाता है। और दूसरी बात है कि कंसेंट को कैसे सिद्ध करेंगे कि कंसेंट था या नहीं। जैसे मान लो कि अगर कंसेंट था और फिर बाद में महिला ये कह के अगर जेल थाने पहुंच जाती है कि कंसेंट नहीं था, तो इस चीज़ को सिद्ध कैसे कर पाएंगे। और ओनस ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि सिद्ध करने का दायित्व किसका है। तो सिद्ध करने का दायित्व हमेशा इसमें मेल का ही है, फीमेल का नहीं है। जिसने चार्ज लगाए उसका नहीं है, मेल का ही है। तो मेल जो आदमी होगा वो सिद्ध कैसे कर पाएगा। तो सब व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं कानून बनाने के साथ वो ये है। तो इसका हमने अध्ययन कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो जब तक इन सब चीज़ का अध्ययन ना कर लें तब तक आपको एक्स्ट्रा कानून बनाने से क्या होगा कि मामले लगातार बढ़ेंगे, केस दर केस चलते रहेंगे, घर टूटते रहेंगे, वो सारी चीज़ें। व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं, सही गलत पे मत जाइए, व्यवहारिक दिक्कतें क्या आएंगी तो कम से कम उसका अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए। और क्या है, जो हमारी आईपीसी बनी है, आईपीसी वो दो प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनी है। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर और डॉक्ट्रिन ऑफ हेल। इस डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर कहता क्या है कि महिला का विवाहित होना ही कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। मतलब क्या है इसका कि महिला जो है उसको जो विवाह होता है तो उसको विवाह होने पे उसको अलग तरीके से नहीं देखा जाएगा। विवाह में ये निहित है कि अब जो चीज़ें होंगी वो दो लोगों के साथ देखी जाएंगी, पुरुष और महिला दोनों को मिला के ही देखी जाएंगी। अकेले महिला अब उसकी लीगल आइडेंटिटी वैवाहिक रूप में नहीं है कि वो अगर जाके कुछ कह देती है तो इसमें ये नहीं माना जाएगा कि वही सही है। जो दोनों मतलब कि अलग से उसको नहीं देखना है, उसको देखना है पुरुष के साथ ही देखना है। इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरा कि इसमें भी वही तर्क है कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ हेल है ये क्या कहता है कि पति पर बलात्कार का मामला दर्ज ही नहीं किया जा सकता, जो आईपीसी कहती है। तो इसी दोनों को ध्यान में रख के आईपीसी के मतलब बनी है। तो इन दोनों प्रिंसिपल का क्या होगा, जो भले ये मेल डोमिनेटिंग है लेकिन कम से कम ये जो प्रिंसिपल होंगे उनको ध्यान में रखा जाए कि जो बनाते समय कानून कि इन कानून को कैसे चेंज किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखा जाए। क्योंकि विवाह का मतलब कंसेंट होता ही है, यहाँ पे कहा गया। अगर कंसेंट विवाह को होना कंसेंट नहीं माना जाएगा, उस पर सवाल उठेंगे तो कल के फॉल्स केस होंगे तो फिर उसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी उस पर कैसे मतलब कि आप करेंगे। तो और क्या है, जो LGBTQIA जो मतलब कि समुदाय है उसके सामने जो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे समलैंगिकता पे तो अलग से चर्चा चलती ही रहती है, समलैंगिकता वाले इशू पे आप किसको मानेंगे कि किसका रेप हुआ, किसने रेप किया, ये कैसे डिसाइड होगा, कंसेंट वहाँ पे कैसे पता चलेगा। तो इस तरीके की जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो सामने आएंगी। तो जो कानून बने, अगर दोस्तों कानून बनता है, पहले तो भारतीय समाज अभी तैयार नहीं है, फिर भी अगर कानून बनता है तो कम से कम इस चीज़ का अध्ययन कर लिया जाए। और इसका सोल्यूशन क्या है कि खूब ज़्यादा चर्चा हो जगह पे, विवाह की जो उम्र है उसको 21 करा जाए। इस तरह की चीज़ें हैं, पोस्को एक्ट है उस पर चर्चा की जाए। और एक और बड़ी चीज़ है कि जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य बनाई जाए लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य बनाई जाए। इससे क्या होगा कि जब उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य बनाई जाएगी तो उसकी जो एज है, जो पढ़ने की एज अगर बढ़ती है, तो ज़्यादातर यही समाज में देखा गया है कि जब तक लड़की पढ़ती रहती है
तो उसकी शादी थोड़ी कम होती हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी तो इस तरह की इशूज़ अपने यहाँ धीरे धीरे समाज में कम होते जाएंगे। जो मैरिटल एज है खुद ही बढ़ जाएगी, जो शादी करने की उम्र है वो खुद ही बढ़ जाएगी, ड्रॉप आउट भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन अगर किए जाते हैं तो बहुत तरीके की समस्याओं का समाधान एक सिंगल विंडो की तरीके से हो जाता है। तो ये इशू जो मैरिटल रेप का इशू था, इसको हमने कंप्लीट तरीके से डिस्कस किया। इसमें भी पीडीएफ में इतनी जगह है दोस्तों, आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो मैरिटल का रेप का जो इशू था हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया, और इसमें यही देखा कि दुराचार का जो कानून है, वैवाहिक दुराचार का कानून है, उसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन पहले भारतीय समाज की विविधता का, जो भारतीय समाज के मूल मतलब कि भारतीय समाज में जो दिक्कतें हैं, व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उनका भी अध्ययन कर लो। उसके बाद अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो उस पे जाना चाहिए। लेकिन अभी प्रेजेंट में भारतीय समाज इस तरीके के कानून के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। केस बढ़ेंगे, केस होंगे, परिवार टूटेंगे, उसके मामले और बढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ पे और व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी। ये टॉपिक हमारा दोस्तों कंप्लीट होता है। धन्यवाद।